नमस्कार। डॉक्टर नितिन मलिक आयुर्वेदिक ब्लॉग में आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ पारद के दोष। तो पारद प्रकरण अध्याय में यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आज बच्चों में आपको एक जानकारी देने वाला हूँ। इसको कैसे पढ़ना है, कैसे इसको कंठस्थ करना है, उसका मैं आसान उपाय आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं पारद के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि द्रव्यों में सबसे जो इम्पोर्टेंट और अच्छी औषधि माना गया है, द्रव्य माना गया है, वह पारद को माना गया है। यह द्रव्यों में सबसे उच्चतम औषधि में माना जाता है। पारद जो है हमें भूमि से खनिज रूप में प्राप्त होता है, जिसका हम शोधन करके उपयोग में लाते हैं और उससे हम औषधियाँ बनाते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पारद के दोष। अब जब यह खनिज द्रव्य है तो इसका मतलब सीधा सा मतलब यह है कि यह भूमि से हमें प्राप्त हो रहा है। अब भूमि में जिस रूप में हमें प्राप्त हो रहा है वहाँ पर और भी मल होते हैं, दोष होते हैं, विष होते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि इसमें मिल जाते हैं। उन सब मेटल्स की शुद्धि करने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए हम लोग पारद का शोधन करते हैं। शोधन करने के बाद ही हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो पारद में भी है कौन कौन से दोष हैं जो पारद में आ जाते हैं भूगर्भ से या पाषाणों से या जिस भी रूप में या जिस भी सोर्स से हमें पारद प्राप्त होता है, वह जो दोष है हमें कौन कौन से होते हैं उसके बारे में मैं इस लेक्चर में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पारद के दोष कितने होते हैं। तो पारद के सबसे पहले दोष होते हैं 12। ये आप याद रखिएगा, पारद के 12 दोष होते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, शुद्ध पारद। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि शुद्ध पारद होता क्या है, कैसे करते हैं पारद का शोधन। तो वह मैं अपने अगले लेक्चर में वीडियो शूट करूंगा, तब आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में ये सब चीज़ें आपको समझा देता हूँ। तो जब पारद का शोधन हो जाता है तो उसमें क्या क्या गुण आ जाते हैं। तो जैसे जरा, रोग, मृत्यु आदि का ये नाश करता है, यानी कि जरा, रोग, मृत्यु नाशक यह होता है। अब जरा का मतलब क्या होता है कि जैसे रस औषधियाँ होती हैं, उनका सेवन करने से जो हमें बुढ़ापा नहीं आता है, जल्दी हम बुढ़ापे को प्राप्त नहीं होते हैं, दीर्घायु हो जाते हैं, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि हम लोग किसी भी रोग से लड़ सकते हैं। फिर क्या होता है, रोग। तो रोग क्या, ये सभी प्रकार की जो व्याधियाँ होती हैं, जो असाध्य व्याधियाँ होती हैं, जो यकृत साध्य होती हैं, जो काष्ठ औषधियों के सेवन करने से ठीक नहीं होती है। तो रस औषधि में वह पावर होती है जिससे वह सर्व रोग नाशक हो जाता है। फिर आता है मृत्यु। मृत्यु का मतलब ये है कि ऐसे नहीं कि मृत्यु पे विजय प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा रोग जिसके ज्यादा दिन तक रोगग्रस्त रहने से व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, उससे है उसको बचा लेता है। तो इसलिए इसको मृत्युनाशक भी कहा गया है। अब जैसे शुद्ध पारद के इतने सारे गुण हैं, तो ऐसे अशुद्ध पारद के बहुत सारी डिफॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती है, क्योंकि अशुद्ध पारद विष के समान माना गया। अब जब तुम जानते हो कि विष का मतलब क्या होता है, जहर, पॉइजन। अब पॉइजन का हम अगर सेवन करेंगे डायरेक्ट बिना शोधन करें, तो उसमें क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, वह मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम अशुद्ध पारद का शोधन करते हैं, वह तो अलग टॉपिक है। लेकिन अशुद्ध पारद में जो विष होते हैं, जो पॉइजन होते हैं, जो दोष होते हैं, वह क्या होते हैं, 12। अब इन दोषों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। जो हमारे रसाचार्य हैं, उन लोगों ने जो हमारे रसशास्त्र की बुक है उसमें इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला क्या है, नैसर्गिक दोष, दूसरा क्या है, यौगिक दोष, और तीसरा है औपाधिक दोष। अब नैसर्गिक दोष का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, जो प्रकृति से इसके अंदर दोष आते हैं, जो प्रकृति से इसके अंदर दोष आते हैं उसको नैसर्गिक दोष कहते हैं। ठीक है, नैसर्गिक का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पारद हमें भूगर्भ से प्राप्त होता है, भूमि से प्राप्त होता है। भूमि में बहुत सारे दोष होते हैं, विष होते हैं, जैसे नाग हुआ, वंग हुआ, इस प्रकार के बहुत सारे, ये शीश हुआ, ये सारे जो अशुद्धियां हैं, दोष हैं, विष हैं, वो पारद में मिल जाते हैं। तो पारद में मिल जाने के कारण इसको नैसर्गिक दोष कहते हैं, जो कि हमें प्रकृति से उसमें ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। फिर होता है यौगिक दोष। तो यौगिक दोष का मतलब जो इंसानों द्वारा, व्यापारियों द्वारा जो पारद में विष मिला दिया जाता है, दोष मिला दिए जाते हैं अधिक लाभ कमाने के लिए, तो वह कौन कौन से होते हैं, नाग और वंग, इसलिए उनको यौगिक दोष कहा जाता है। जैसे अधिक, मैंने लिखा है, व्यापारी अधिक लाभ की इच्छा से पारद में नाग और वंग मिला देते हैं। तो क्या होता है कि इसमें पारद का वजन बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। किसकी वजह से बढ़ जाता है, नाग और वंग की वजह से। ठीक है,
तो ये भी मेटल है एक प्रकार के। नाग मतलब शीश, वंग मतलब एक धातु होती है प्रकार से, तो यह उसमें डालने से उसका वजन बढ़ जाता है। अब इन दोनों में से जो भी, चाहे तो व्यापारी दोनों मिला सकता है, चाहे तो व्यापारी एक भी मिला सकता है, इन दोनों में से जो भी वह मिलावट करता है पारद के अंदर, उसको यौगिक दोष कहते हैं। अब आता है औपाधिक दोष। अब औपाधिक दोष क्या होता है? भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज, वंगज। अब हमने 7 लिखा है, लेकिन आपको दिख रहे हैं 5 पॉइंट। तो इसका मतलब यह है कि भूमिज एक दोष होता है, गिरिज भी एक दोष होता है, वारिज भी एक दोष होता है, नागज 2 प्रकार के दोष होते हैं, और वंगज को भी 2 प्रकार के दोष माना गया है। तो नागज और वंगज को 2-2 और एक्स्ट्रा अगर इसमें काउंट कर देंगे तो 5 और 2 7 हो जाते हैं। तो इस तरह से पारद, ये औपाधिक दोष 7 होते हैं। अब 7 और 2 9 और 3 12, तो ये टोटल 12 दोष होते हैं। भूमिज का मतलब क्या होता है? सीधा आपको पता चल रहा है, जो भूमि में, भूमि से जो पारद हमें भूमि से प्राप्त हो रहा है, भूगर्भ से प्राप्त हो रहा है, तो वहां से जो दोष इसमें मिल जाते हैं उसको भूमिज कहते हैं। गिरिज मतलब पाषाण, जो पर्वतों से, पहाड़ों से जो पारद हमें जिस भी रूप में, जिस भी सोर्स में प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो उस पाषाण में जो भी दोष उसके अंदर होंगे वह पारद में आ जाएंगे। वारिज मतलब जल, जहां पर मतलब पानी का थोड़ा सोर्स रहता है, उस जगह से, या नमी रहती है उस जगह से अगर हमें पारद प्राप्त होता है तो वह वारिज होता है। नागज और वंगज, नागज वंगज में पहले ही बोला था मेटल है। तो यहाँ पे एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि रसाचार्यों ने यौगिक में नाग और वंग को भी माना है और औपाधिक में भी नाग और वंग को माना है। तो इन दोनों दोषों में नाग और वंग को कॉमन माना गया है। तो टोटल मिलाकर इस प्रकार से ये 12 होते हैं। तो अब यहां पर एक चीज समझने की है। अब नैसर्गिक दोष का मतलब क्या? जो उसमें दोष मिल गए भूगर्भ से तो वह विष के समान होता है। तो विष के समान क्या होता है? जैसे अगर हम विष का सेवन करते हैं, पॉइजन का सेवन करते, मृत्यु हो जाती है। तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि अगर हम इस प्रकार के पारद का सेवन करेंगे, बिना शोधन करें, तो हमें मृत्यु प्राप्त होगी। वनी का मतलब होता है, कुछ लोग वंगी भी बोलते हैं, लेकिन अच्छी भाषा में इसको वनी ही बोला जाता है। और वनी का मतलब होता है अग्नि। तो अग्नि दोष के कारण क्या क्या होता है? दाह और संताप। तो ये जो संताप और दाह होती है, क्या इसका मतलब होता है? पेट में जलन होना, शरीर में दाह संताप की उत्पत्ति होना, पूरे शरीर में संताप हो जाना, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाना, वह होता है। मल दोष जो होता है उससे मूर्छा आना, मूर्छित होने लगते हैं, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। तो वह सब इस नैसर्गिक दोष के मिल जाने के कारण पारद में, यह अगर हम लोग शोधन नहीं करते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे अंदर देखने को मिल सकती है। अब यौगिक दोष में जब ये नाग और वंग व्यापारी लोग मिला देते हैं तो क्या होता है? जड़ता, स्टिफनेस। आद्यमान, आद्यमान का मतलब क्या होता है? जो हमारी अग्नि है उसको मंद कर देता है। उसकी वजह से इनडाइजेशन, भोजन का सही प्रकार से पाचन न होना पेट में, तो उससे क्या होता है? इनडाइजेशन होता है, तो वह आद्यमान कहलाता है। फिर आता है कुष्ठ, लेप्रोसी, आप सभी लोग जानते हैं। तो कुष्ठ रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज और वंगज, ये इन प्रकार के सेवन करने से भी जो भी प्रॉब्लम बॉडी में होती है वह देखने को मिलती है। अब आते हैं सप्तकंचुक दोष। तो पारद के टोटल ये 12 दोष तो हैं, लेकिन कुछ रसाचार्यों ने सप्तकंचुक दोषों को भी पारद के दोष में माना है। लेकिन अगर जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब आप लिखोगे तो पारद के टोटल 12 दोष होते हैं। तो आप इस प्रकार का एक सारणी चार्ट बना सकते हो और उसमें नीचे सप्तकंचुक दोष भी लिखना जरूरी है, लेकिन उसमें आप पॉइंट बनाकर नोट करके लिख दीजिएगा। औपाधिक दोष को, अच्छा मैंने यहाँ पर दोष, सॉरी मैंने 2 लिख दिया है, इसके दोष है। औपाधिक दोष को ही कुछ रसाचार्यों ने सप्तकंचुक दोष कहते हैं। औपाधिक दोष को ही कुछ रसाचार्य, यहां पे मैं लाइन गलत लिख दी थोड़ा सा, औपाधिक दोष को ही कुछ रसाचार्यों ने सप्तकंचुक दोष कहते हैं। रसाचार्य भी सप्तकंचुक दोष कहते हैं। तो औपाधिक दोष को ही कुछ रसाचार्यों ने सप्तकंचुक दोष माना है, सप्तकंचुक दोष कहते हैं। अब यह सप्तकंचुक दोष जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने यहाँ लिखा है सप्तकंचुक दोषों के नाम। तो सप्तकंचुक दोषों के नाम कौन कौन से होते हैं? परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी और ध्वांसी। तो यह सप्तकंचुक दोष होते हैं। परपटी, पाटनी, भेदी 3 हो गए, चौथा द्रावी, 5वां मलकारी, अंधकारी और ध्वांसी। टोटल 7 सप्तकंचुक दोष माने हैं। अब ये जो सप्तकंचुक दोष रसाचार्यों ने माने, उसका भी उन्होंने उत्पत्ति क्रम बनाया है। उत्पत्ति क्रम क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझा दिया, विष से मृत्यु, वनी से संतापदा, मल से मूर्छा, नाग से जड़ता, वंग से आद्यमान, कुष्ठ, ये सब होता है। तो मैंने तो ये बताया नहीं कि इन दोषों से क्या समस्या हो सकती है। तो रसाचार्यों ने इनका वर्णन किया है, इनमें से उत्पत्ति करी है दोषों की, क्या क्या रोग हो सकते हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती है।
तो भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज, वंगज, इन दोषों, अगर ये पारद में दोष रहते हैं तो उनसे कौन कौन से सप्तकंचुक दोषों की उत्पत्ति होती है? परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी और ध्वांसी। तो जो परपटी दोष है वह भूमिज की वजह से आता है, जो पाटनी है वो गिरिज के दोष से आता है, वारिज दोष से भेदी आता है, नाग से दो दोषों की उत्पत्ति होती है, द्रावी और मलकारी, और वंग से अंधकारी और ध्वांसी दोषों की उत्पन्न होती है। ये सप्तकंचुक दोषों की उत्पन्न होती है। अब इन सप्तकंचुक दोषों से क्या क्या रोग शरीर में हो सकते हैं वह मैं आपको बताने वाला हूं। मैं इसके जस्ट नीचे लिख देता हूं कि इन दोष युक्त पारद के सेवन करने से शरीर में क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं। और यहां मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, सप्तकंचुक दोष का मतलब क्या होता है? सप्तकंचुक दोष का मतलब पारद की सतह पर सांप की केचुली के सदृश परत का दिख जाना। जो पारद होता है उसकी लेयर पे आपको हल्का हल्का सा जो शेड दिखेगा वह शेड ही सप्तकंचुक दोष होते हैं। परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकारी ये सब उसमें दिखाई देता है, उसकी लेयर पे दिखता है। ठीक है, तो इन सप्तकंचुक दोषों के कारण हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में क्या क्या रोग उत्पन्न हो सकते हैं वह मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब देखिए, मैंने यहाँ पर जो पारद के दोष है, सप्तकंचुक दोष, इनके बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इनके सेवन करने से शरीर में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो जैसे परपटी है, परपटी से देखिए शरीर की चमड़ी पपड़ी जैसी हो जाती है, पाटनी से शरीर को फाड़ देती है, भेदी मल का भेदन करती है, द्रावी शरीर को अंधा कर देती है, शरीर की धातुओं को द्रव कर देती है, मलकारी मल को फाड़ देती है, अंधकारी मनुष्य को अंधा कर देती है, ध्वांसी कोए की जैसी आवाज हो जाती है। तो कहने का मतलब है इन शब्दों में, इन दोषों में ही इनके सेवन करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं वह खुद पता चल जा रहा है। जैसे परपटी का मतलब क्या हुआ? पापड़, तो शरीर की चमड़ी पपड़ी जैसी हो जाती है। ठीक है, पाटनी मतलब शरीर को फाड़ देती है। अब शरीर को फाड़ देने का मतलब ये नहीं कि वह दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मतलब क्या होता है कि जो हमारी धातुएं हैं उनको वह फाड़ देती है। भेदी मतलब मल का भेदन करती है जो शरीर में। द्रावी का मतलब द्रव, तो शरीर की धातुओं को द्रव कर देती है। ठीक है, मलकारी मतलब शरीर में मल को बढ़ा देती है। अंधकारी मनुष्य को अंधा कर देती है। अंधकारी वर्ड का मतलब क्या? अंधा हो जाना। और ध्वांसी मतलब, ध्वांसी वर्ड नहीं समझ में आ रहा कि ध्वंस हो जाना, कौवे की आवाज भी ऐसी कुछ होती है। तो मनुष्य अगर इस प्रकार के पारद का सेवन करेगा तो उसकी आवाज भी कौवे जैसी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया आप लोगों को सप्तकंचुक दोष कौन कौन से थे? पारद की सतह पर सांप की केचुली के सदृश परत का दिखना। तो कहने का मतलब ये है, जो पारद होता है उसकी जो ऊपर जो लेयर होती है वह बहुत ही पतली पतली सी सांप की केचुली के समान वह दिखाई देती है। ठीक है, तो मैंने तुम्हें आप लोगों को यहाँ पर पहले भी बताया था कि जो पारद के दोष होते हैं वह 12 होते हैं। तो इन दोषों को 3 डिवाइडेशन में भाग कर दिया। कौन कौन से? नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष और औपाधिक दोष। अब मैंने आप लोगों को यहाँ तो मैंने बता दिया कि नैसर्गिक दोष जो पारद में आ जाते हैं उनकी वजह से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मनुष्य के द्वारा यह यौगिक दोष होता है, जो व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए यह नाग और वंग का इसमें मिश्रण कर देते हैं। अब मैंने आप लोगों को जब यहाँ समझा दिया है कि जड़ता, आद्यमन, कुष्ठ होता है नाग और वंग दोष की वजह से, विष, वन्य, मल की वजह से मृत्यु, संताप, दाह और मूर्छा होती है। तो इन दोनों दोषों के सेवन करने से क्या क्या शरीर में हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे औपाधिक दोषों के बारे में तो नहीं बताया कि इनके सेवन करने से क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो कुछ रसाचार्यों ने औपाधिक दोषों को ही सप्तकंचुक दोष माना है। अब इनके सेवन करने से, जैसे इनके सेवन करने से ये रोग उत्पन्न होते हैं, तो इनके सेवन करने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो रसाचार्यों ने इनके बारे में भी बता दिया है कि इनके सेवन करने से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उन रोगों को, उन दोषों को रसाचार्यों ने सप्तकंचुक दोष नाम दे दिया। अब सप्तकंचुक में उसका नाम छिपा है, उसके गुण छिपे। क्या है सप्तकंचुक का मतलब? पारद की सतह पर सांप की केचुली के सदृश सतह दिखना। मतलब सतह पर जो सांप की केचुली बहुत पतली होती है ना, उसका आवरण बहुत पतला होता है, तो ऐसे पारद की सतह पर पतला पतला सा आवरण जो दिखाई देता है वही सप्तकंचुक दोष होता है। ठीक है, यहाँ लिखा भी है औपाधिक दोष को कुछ रसाचार्य भी सप्तकंचुक दोष कहते हैं। ठीक है, अब इनका जो उत्पत्ति क्रम है रसाचार्यों ने ऐसे समझा दिया कि भूमिज के सेवन कर, भूमिज दोष की वजह से परपटी दोष आ जाता है, गिरिज की वजह से पाटनी आ जाता है, वारिस की वजह से भेदी आ जाता है, नाग, यहाँ पर नाग जैसे 2 दिख रहा है तो यहाँ पर भी नाग ने 2 दोष उत्पन्न कर दिए। ठीक है, वहां पर भी वंग 2 है तो यहाँ पर वंग ने 2 दोष उत्पन्न कर दिए। अब इन दोषों को रसाचार्यों ने सप्तकंचुक दोषों का नाम दे दिया है। तो इन दोषों की वजह से शरीर में क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं वह मैंने यहाँ सामने आप लोगों के सामने लिख दिया है। ठीक है, तो अब एक चीज समझने की है कि पारद जब सभी औषधियों में उत्तम औषध माना गया है, तो अब
वह जो औषध होते हैं, जो काष्ठ औषधि होती हैं, काष्ठ औषधियों के सेवन करने से जल्दी से रोगों का शांत नहीं होना एक कारण ये है कि क्योंकि उसमें इतनी पोटेंसी पावर नहीं होती है। तो जब हम उन औषधियों में रस औषधियों का या सॉरी पारद का उसमें मिश्रण कर देते हैं तो वह बहुत ही उत्तमकारी और गुणकारी औषधि बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा, देखो शुद्ध पारद के ये गुण हैं, जरा रोग मृत्यु नाशक वह होती है। तो अशुद्ध पारद के सेवन से या अशुद्ध पारद विष के समान होता है। विष के समान मतलब पॉइजन, और पॉइजन के सेवन करने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वह जो प्रॉब्लम है वो रसाचार्यों ने 12 बताई है। कौन से? वह जो दोष के रूप में 12। ठीक है, तो वह 12 दोष इस प्रकार से वर्णित है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी औषधि अगर हम मतलब किसी हर्बल गार्डन से लाते हैं या जो हमें किसी भी सोर्स से प्राप्त होती हैं या भूमि से प्राप्त होती हैं, पर्वतों से प्राप्त होती हैं, तो वह अशुद्ध फॉर्म में होती हैं, वह अशुद्ध होती हैं, उनका शोधन करना पड़ता है। जैसे हम अपने घर में बाजार से सब्जी लाते हैं, सबसे पहले उसको धोते हैं, धोने के बाद ही हम उसको पकाते हैं। ऐसे ही औषधियाँ होती हैं, क्योंकि पर्वतों से, जंगलों से या हर्बल गार्डन से कहीं से भी हम अगर औषधियाँ इकट्ठी करते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। उन अशुद्धियों को दूर किए बिना हम उन औषध द्रव्यों का सेवन नहीं कर सकते। ऐसे ही पारद होता है, पारद भूगर्भ से प्राप्त होता है या जिस भी सोर्स से प्राप्त होता है, पर्वतों से, जहाँ से भी, तो उसमें कुछ खनिज पदार्थ विष के रूप में आ जाते हैं। तो पारद भी एक तरह से खनिज है, तो जो पारद खनिज है उसमें और भी खनिजों का मिश्रण हो जाता है, तो वह विष के रूप में होता है। तो उसको दूर करके हम पारद को ग्रहण करने योग्य बना देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैं यही समझाना चाह रहा था कि पारद के दोष कौन से होते हैं, वह 12 होते हैं। तो दोस्तों पारद के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा अगले नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि यह बहुत बड़ा अध्याय है। तो वह पारद प्रकरण है, तो मैं अगला अध्याय पारद को अगले वीडियो में पारद प्रकरण, जो पारद की उत्पत्ति है, पारद कितने प्रकार से पारद का शोधन किया जाता है, पारद के ग्रह या ग्रह लक्षण, वह सब मैं अपने अगले लेक्चर में जरूर आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।